इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब तक वैक्यूम पीरियड है, इसकी चिंता करनी चाहिए। ममता बनर्जी जो है वो हर एक रैली में कहती हैं कि सीए का फॉर्म मत साइन कीजिए, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, और आप कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए। सत्य देखिए, आज ही मैं आपको एडवांस में समाचार दे रहा हूं, दिल्ली में प्रथम 300 लोगों को नागरिकता मिलने जा रही है। सीए देश का कानून है स्मिता जी, और इसको इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए, वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए, उनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट हो न हो, उनको नागरिकता मिलेगी। आपने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी को 30 से ज्यादा सीट मिलती है, 30 या उससे ज्यादा सीट मिलती है, तो ममता बनर्जी की सरकार नहीं रहेगी। ऐसे कैसे? उनकी खुद की सरकार में उनकी कार्यपद्धति और भतीजे को तवज्जो देने के कारण ढेर सारा असंतोष हम देख रहे हैं, और जनता का जनादेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। एक बार जनता का जनादेश कंप्लीटली इनके खिलाफ जाएगा, बंगाल के अंदर निश्चित रूप से हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 सीट में पोलिंग हो चुकी है इस राज्य में, कितनी सीट आप कहते हैं? मैं अभी भी मेरी बात पर कायम हूं, हम 24 से 30 सीट जीतेंगे, और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इस बार बहुमत सीट नरेंद्र मोदी जी को देने जा रही है। क्या यही कारण है कि ममता बनर्जी जो है वो इंडिया अलायंस पार्टनर्स के राज्यों में जाके प्रचार बिल्कुल नहीं कर रही? हालांकि इंडिया नाम ही शायद उन्होंने दिया था, वो एटलीस्ट वो क्लेम करती हैं, पर उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, वो सिंगल फोकस इसी राज्य में रुकी हुई हैं। शायद उनका प्रचार का बाकी राज्यों में डिमांड भी नहीं होगा, और उनको लगता है कि यहां अपना घर बचाना बहुत जरूरी है। दोनों चीजें हैं। उड़ीसा में भी नहीं गई हैं। उनका संबंध जो है नवीन बाबू के साथ थोड़ा सा खट्टा मीठा रहा है इन द पास्ट। ओडिशा आप जा रहे हैं, वहां का आप बताइए कि वहां चल क्या रहा था, क्योंकि नवीन बाबू जो हैं वो अपना प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर, तो बीजेपी का क्या वहां पे क्या रणनीति है? देखिए स्मिता जी, एक बात समझ लीजिए, ये बात को नवीन बाबू ने भी स्वीकार करना चाहिए कि ओडिशा देश के बाकी हिस्सों की कंपैरिजन में इतना विकसित नहीं हुआ जितना बाकी के स्थिर सरकारों वाले राज्यों का विकास हुआ है। चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, वहां इतना विकास नहीं हुआ है। पर 15 साल तो स्थिर सरकार थी वहां पे, फिर भी नहीं हुआ, इसलिए जनता बदलाव चाहती। एक दूसरा, मैं मानता हूं कि ओडिशा के प्राइड का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि नवीन बाबू के पीछे से सरकार कोई और चला रहा है। उड़िया भाषा, उड़िया कल्चर और उड़िया साहित्य और कला, इसके प्राइड का इश्यू बहुत बड़ा हुआ है। और जिस प्रकार से प्रशासन ने राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में सरकार का उपयोग कर लोक उत्सव में लोगों की हिस्सेदारी रोकने के लिए प्रयास किया, इससे भी लोग बहुत खफा है, नाराज है। उड़िया प्राइड की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि आपकी पार्टी में कोई चेहरा नहीं है जो नवीन पटनायक के मुकाबले कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन सके। चले, जनता जब मन बनाती है तब चेहरे दिखाई नहीं पड़ते हैं, जनता ही ढूंढ देती है। हमारे पास अच्छा नेतृत्व है, कई सारे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, 20-20 साल से राजनीति में अलग अलग जिम्मेदारी संभाले हुए लोग हैं। उनके पार्टी से भी कई सारे एक्सपीरियंस लोग हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुके, कई साल पहले ज्वाइन कर चुके हैं, तो हमारे पास लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। बिहार में क्या आपको गठबंधन का नुकसान होगा या फायदा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के अगेंस्ट काफी दिख रहा है ग्राउंड पे? ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है, और हमारे गठबंधन की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। हम निश्चित रूप से बिहार में हमारा
गत चुनाव का जो परफॉर्मेंस था उसको रिपीट करेंगे। इंडिया अलायंस के पार्टनर्स बिहार में भी प्रचार करेंगे, यूपी में भी प्रचार करेंगे, तो मैं हिंदी बेल्ट पे आती हूँ। जो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं, उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया है, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। पर वो है ना 20 दिन और बाहर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इश्यू अभी तो चल रहा है ना, देखिए कितना चलता है। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? इंटरिम बेल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतने कैमरा लगाए हुए थे, पीएमओ तक में कैमरा का एक फीड जा रहा था, वो सब देख रहे थे कि ये केजरीवाल जी टूटते हैं कि नहीं, और वो कह रहे हैं कि मैं टूटा नहीं हूं और वो बीजेपी मेरे से इतना डरती कैमरा है। लगाए हैं तिहाड़ में। तिहाड़ उनके पास है, हमारे पास नहीं है। ये कंटिन्यूअसली झूठ बोलते हैं। जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के हाथ में, केजरीवाल जी के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में नहीं है। पर वो मतलब दिन में कम से कम 3 बयान आते हैं केजरीवाल जी से, और उन्होंने इंडिया अलायंस का नैरेटिव कब्जा कर लिया, क्योंकि वो कहते हैं पहले कि प्रधानमंत्री फुल टर्म नहीं रहेंगे तो मोदी की गारंटी नहीं, वो अमित शाह जी की गारंटी बन जाएगी क्योंकि कमान आप संभालेंगे। चलिए, आप इतने सीरियसली ले रहे हैं, वो सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं देश में। इतना सीरियसली मत लीजिए, सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं और वो गारंटी दे रहे पूरे देश का मैं बिजली का बिल माफ कर दूंगा। अरे भैया, तुम 22 ही सीट लड़ रहे, तेरी सरकार कहां से बनेगी? हम मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। और मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, 29 तक मोदी जी ही रहेंगे। और केजरीवाल, आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है, 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र पे पूछती हूँ, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी पर इल्जाम है कि आपने रीजनल पार्टीज को तोड़ा है, चाहे एनसीपी और शिवसेना। हमने नहीं तोड़ा है। मुझे 2 बात का जवाब दीजिए। अगर शरद पवार जी अजीत पवार को अपना वारिस बनाते तो पार्टी टूटती क्या? और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ शिंदे को महत्व देते तो पार्टी टूटती क्या? ये उद्धव जी के बेटे प्रेम के कारण और शरद पवार जी के बेटी प्रेम के कारण उनकी खुद की पार्टियां टूटी है। खाम पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं राजाशाही जैसी कि बाप के बाद बेटा या बेटी ही उत्तराधिकारी बने। अब है तो लोकतंत्र इस देश में, तो काफी लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं, वो अलग हो रहे हैं। ये रीजनल पार्टीज के साथ होता है ना, सभी रीजनल पार्टीज में परिवारवाद तो सभी जगह से अलग खेमे बनते हैं, इसमें असामाजिक क्या है? क्योंकि शरद पवार जी कहते हैं कि अब वक्त आ गया है महाराष्ट्र में और बाकी राज्यों में भी जो रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस में दे शुड मर्ज विद द कांग्रेस। तो इसका मतलब शरद पवार जी स्वीकार कर चुके हैं कि सुप्रिया जी पार्टी नहीं चला सकती। पार्टी चलाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करने का वक्त आ गया है। भाई, कोई अपनी पार्टी को आप मृत्यु कर कांग्रेस पार्टी को कब स्ट्रेंथ करेगा? जब अपनी पार्टी चलने की स्थिति में नहीं होती है। तो इतने सालों से क्यों नहीं किया शरद पवार जी ने, बताइए मुझे।